हेलो शुभम, आवाज आ रही बेटे? हेलो शुभम, आवाज आ रही मेरी? सुन पा रहे हो? हेलो शुभम, हाँ सर, आवाज आ हाँ रही सुन बेटे? पा रहे हैं। हाँ अच्छा, हाँ सर। तो देखो ये डिस्कशन एक्चुअली में प्रिपरेशन के लिए है कि कैसे स्ट्रेटजी बनाए। और जैसा कि सबकी लाइफ में एक फेज आता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपको गुजरना ही पड़ता है। तो सिलेबस अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा है, राइट? और उसमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो इस तरह के फ्रेम होते हैं। तो आपने अगर कभी टेस्ट दिया हो तो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, और अगर टेस्ट नहीं दिया है, फर्स्ट टाइम है, देन यू कैन टेल मी। तो पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आपका हाँ सर, एमएससी मेरा की है? फर्स्ट टाइम ही। अच्छा, फर्स्ट टाइम, ओके। हाँ देखो सर। फर्स्ट फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम भी बहुत लोगों ने क्रैक किया, इवन मैंने भी क्रैक किया ऐसे यार। और सबसे बड़ी डाउट ये होती है कि डाउट हम अपने ऊपर करते हैं, राइट? कि हमारा होगा या नहीं होगा। तो ये डाउट तो आप खत्म कर दो, क्योंकि सिलेबस 3 पार्ट में है, ए, बी और सी, राइट? और जो हाँ सर। सबसे बड़ा चीज होता है वो है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना? तो आपको 6 मंथ का जो टाइम मिलता है, वो 6 मंथ का टाइम कम नहीं होता है। कैसे कम नहीं होता है? आप देखोगे सिलेबस, अभी मैं आपको बताता हूँ। सिलेबस अगर आप देखोगे यूनिट 1 टू यूनिट 13, राइट? यानी यूनिट 1 आपका बीएससी पार्ट 1 से लेके बीएस एमएससी फाइनल ईयर तक आपका सारा सिलेबस अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, राइट? हाँ हाँ सर। बायोकेमिस्ट्री, हाँ बायोकेमिस्ट्री भी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है, और जेनेटिक्स भी है, इकोलॉजी भी है। तो सारा कुछ सिलेबस आपको है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लो 6 मंथ का टाइम हो और 2 यूनिट हम पर मंथ खत्म करें, राइट? कितना? दो हाँ यूनिट सर, पर 2 मिनट। मंथ। हाँ तो क्वेश्चन पहला ये उठता है कि क्या सारे यूनिट पढ़ना जरूरी है? तो आंसर इज नो। सारे हाँ यूनिट सर, वो नहीं, तो। एटलीस्ट कोई भी 10 यूनिट तक अच्छे से पढ़ाई करके याद कर सकता है, राइट? हाँ 10 यूनिट्स सर। तक पढ़ के याद कर सकता है। इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि सारे 13 यूनिट्स को, और इससे भी कम यूनिट्स पढ़ के भी आप क्रैक कर सकते हो एग्जाम। तो स्ट्रैटेजी बनाने की बात है। पहले मार्किंग पैटर्न समझ लेते हैं, देन वी विल कम टू द कोर्स। क्योंकि हम क्या करते हैं, सिलेबस देख के बस पढ़ने लग जाते हैं। तो आपका जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का, वो भी एक मैटर करता है कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप पहले क्वेश्चनिंग का पैटर्न समझ लो। दिस इज ए क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और मार्किंग होगी 2, यानी आप 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर बी में देखोगे तो दिस इज 2 मार्क्स ईच, बट यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा है, राइट? और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 25 × 4 है, 25 करना होता है। यहाँ पे आपको करना होता है 35 × 2 = 70, ठीक? और ये हो गया 100। ये क्वेश्चन आपको 50 तक मिलते हैं मैक्सिमम। इसमें से आपको एनी 35 सिलेक्ट करना होता है, राइट? यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन 15 एनी 15 करना होता है। तो ये मैथ के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, मोस्टली मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग टाइप मतलब रिसर्च वाले। दिस इज अ काइंड ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं।
राइट, बट 25 करना होता है। तो ये 100 हो गया, टोटल हो गए, टोटल कितने हो गए 200। ठीक। और अगर मान लो आपने, अगर पिछले साल का अगर रिकॉर्ड देखोगे 98 परसेंटाइल तक गया हुआ है, राइट। यानी अगर मान लो आपने 10 क्वेश्चन यहां से कर लिया, ठीक है, तो आपको कितना मार्क्स मिल गया 20। इधर आपका 30 अगर क्वेश्चन कर लिया तो हो गया 50 में से 30 एटलीस्ट कर ही सकता है बंदा बिना मिस्टेक के, तो ये हो गया 60। और 25 में से एटलीस्ट 20 आप कर सकते हो, 35 क्वेश्चन है ना, तो ये आपका 80 हो गया, यानी सिलेक्शन जेआरएफ की तरफ आपका हो गया। क्योंकि 98 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं कि 100% क्वेश्चन सॉल्व किए लोगों ने, मैक्सिमम मार्क्स जितना भी आएगा और नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जितने होंगे उसको डिवाइड करके वो उन्होंने कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है ना, समझ गए बात को। तो कहने का मतलब है कि अब अगर हमने ये वाला कंट्रोल कर लिया पार्ट, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन तो 10th लेवल के आते हैं, ये रिवीजन से भी हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका 5 मंथ्स, क्योंकि 6 मंथ में तो एग्जाम ही है, रिवीजन को स्टार्ट हो जाता है 6 मंथ से। अब सवाल ये उठता है कि इसमें अगर आप सेल्फ स्टडी को जाते हो, और सेल्फ स्टडी में क्वेश्चन ये है कि क्या आप कर सकते हो सारा कोर्स कवर, तो आंसर क्या होगा। अगर मान लो आप सेल्फ स्टडी जाते हो तो क्या 2 यूनिट पर मंथ खत्म कर सकते हो, और 1 यूनिट में कम से कम 11 से लेके 12 चैप्टर तक है। जैसे अगर बायो केमिस्ट्री देखो तो उन्होंने पूरी लेनेंजर उठा के रख दी, आप कहीं से छोड़ नहीं सकते। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरी उठा के रख दी, सेल बायोलॉजी पूरी उठा के रख दी, जेनेटिक्स पूरी उठा के रख दी। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन बच्चे हैं जो जेआरएफ क्लियर कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि सेल्फ स्टडी वाले तो नहीं है ना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मान लो आप जानते हो कि हाउ टू कैलकुलेट पीएच, लेकिन वो डिफरेंट कंडीशन क्या होगी जिसमें वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आंसर क्या होगा, वो जब आप पीयर लर्निंग करते हो, यानी कि क्लास ज्वाइन करते हो, टीचर से रेगुलर आप क्वेश्चन के पैटर्न पे डिस्कस करते हो कि भाई ये क्वेश्चंस आए हुए, ठीक है ना, तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। क्योंकि सेल्फ स्टडी की बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अब आप क्वेश्चन में अटक गए, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आपका घंटों निकल जाएगा, 4-6 घंटे निकल जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने, कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी। और अगर मान लो सेल्फ स्टडी में आपने ये किया, जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, उन्होंने बहुत सारे स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लिए। अब स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने में ये आपको नहीं पता है कि कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इन डेप्थ में है। जब आप सारा कवर करने के चक्कर में पता चला कि आपने सिर्फ 4 चैप्टर 1 मंथ में पढ़े, तो 1 मंथ तो चला गया, यूनिट 1 की जगह आपने 3 महीने में 1 या 2 यूनिट आपने कवर किया। अब जो हम लोगों ने डिजाइन किया बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस, वो कैसे डिजाइन किया वो दिखाते हैं आपको। अब हम लोगों ने क्या किया है कि हमने 2 वीक्स में 1 यूनिट कवर कर देना होता है हार्डली, ठीक है, और एवरी वीक देयर इज ए मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन द एनटीए। अब एनटीए की बात करोगे तो इसमें मॉक टेस्ट एनटीए के बेस पे क्या है, दिस इज ए निगेटिव मार्किंग। क्या है ये? निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे बच्चे जेआरएफ के करीब पहुंच के और चले जाते। अब मान लो आपने 20 क्वेश्चन किया सेक्शन ए में, और इसमें से 5 या 10 के 5 मान लो अगर गलत हो गए, -5। बी में आपने 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, और सी में आपने 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है ना। तो
इसका 1/4 यानी 1 मार्क्स यहाँ कटेगा, यानी 5 मार्क्स यहाँ कट गया, और यहाँ पे 2.5 कट गया, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके 2 मार्क्स कट गए। यानी कि अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का आपको लॉस हो गया, और 10 मार्क्स में आपकी जो मेरिट है वो जीआरएफ या एलएस के नीचे चली गई। ठीक है ना, एलएस के नीचे चली गई। ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम होता है कि जो हम प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं वो इसी चीज को अवॉइड करते हैं, इसी चीज को सीखते हैं कि कम से कम लॉस कैसे हो या नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करें। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ऐसा ट्विस्ट करके देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब क्या है, अब बच्चे मैक्सिमम पेन पेपर का यूज बहुत ही कम करते हैं, राइट। तो उनको मेमोरी भी वीक होती है। तो एक तो ये हर वीक आपको पता लगता है कि आपने जैसे 40 मार्क्स का था तो कितने मार्क्स अचीव किए, राइट। तो हम आपको एक टेस्ट पैटर्न दिखाते हैं, जैसे बच्चों का अटेम्प्ट किया हुआ है और उन्होंने टेस्ट में कैसे उन्होंने टेस्ट दिया और उनका रिजल्ट क्या आया, वो चीज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकती है ना। ये हमारा ऐप है webclassplus.com, और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो meritlifesciences.com। ठीक है ना। तो इसमें आपका एक टेस्ट, हाँ इसमें टेस्ट का सॉफ्टवेयर भी है और इसमें क्लास मैनेजमेंट के पूरे सॉफ्टवेयर हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। और हम लोग जो टीचिंग करते हैं उसमें लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन के बेस पे बनाते हैं नोट्स। ठीक है ना। वो नोट्स आपको सीधे सीधे देते हैं ताकि अब आपको बहुत सारे बुक्स नहीं पढ़ने हैं। ठीक है ना। और अभी ऐप डाउनलोड करो आप meritlifesciences.com, अगर आपको प्ले स्टोर चल रहा हो तो। यहाँ मुझे लग रहा है कि स्लो है नेट, अभी ओपन नहीं हो रहा है। Let me check. ये CMS है तो चलो, मेरे पास स्क्रीन शॉट होगा तो या ये लिंक आपको मैं शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। ठीक है ना। आप डायरेक्टली यहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हो एंड देन आई कैन शो यू हियर। अगर ओपन होता है थोड़ा स्लो, हाँ भी खोलने लगा है। बिकॉज देखो पैसन ना आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट तक रहता है। ठीक है ना। फिर जब आपका सेकंड अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं होता है तो पैसन आपका जाने लगता है ना कि आप क्या करें, सिलेक्शन हुआ नहीं चारों तरफ से, फिर लोग बोलने लगते हैं। ठीक है ना कि भाई आपने क्या सोचा है आगे का, है ना, डाइवर्जन फिर होने लगती है ना। तो ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हमने पहले से स्ट्रेटजी बना लिया, अच्छे से समझ लिया, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना है हमें और सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से, फिर अब हमारा जो स्पेशलाइजेशन है और बुक हमें बहुत ही लेस स्टडी करनी है क्योंकि हमें बना बनाया स्टडी मटेरियल मिल जाए और हमारा टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए। जैसे ये देखो, हाँ आ गया ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो बैच में हमारे बच्चे हैं जो टेस्ट देते हैं उनका परफॉर्मेंस हम कैसे स्कोर आउट करते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, बंद कर देते हैं वेबसाइट तो आ जाएगी। थोड़ा कभी कोई ट्रैफिक इशू आता है। और आपने कहाँ से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया आपने एमएससी? चौधरी चरण यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण, अच्छा मेरठ से। चौधरी चरण सिंह मेरठ से किया ना। हाँ मेरठ का देखो अब हर यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड है। जैसे मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया था तो वहां पे टीचरों का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता था, तो उसका फायदा हमें मिलता था। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे डेल्टा बैच है जो अभी चल रहा है।
एंड आई कैन शो यू कि जो हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका टेस्ट कैसा रहा। ये इतने पार्ट हैं, अटेंडेंस भी लगती है ऑनलाइन क्लास की, स्टूडेंट कौन से हैं वो लिस्ट आपको मिल जाएगी, पूरा बैच का डिटेल मिल जाता है, टाइम टेबल मिल जाता है आपको, ठीक है ना। ये सारे स्टूडेंट हैं और कब होगा सारा क्लास, तो ये स्टूडेंट की लिस्ट है। फिर जो भी क्लास की टाइमिंग वगैरह चेंज होती है या कोई अनाउंसमेंट है टेस्ट की टॉपिक की, तो वो अनाउंसमेंट में आ जाती है। एंड ये देखो, है ना, ये सारी आ जाती है अनाउंसमेंट एंड टेस्ट, ये वीकली होती है। अब जैसे डीएनए रिपेयर हमने लास्ट वीक लिया था, इसमें 2 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और आपको दिखाता हूँ। विपांची जो हमारी रेगुलर स्टूडेंट है, तो उसने कैसा परफॉर्म किया एंड किस टाइप से नेगेटिव मार्किंग डिटेक्ट होती है और कैसे स्कोर कार्ड जनरेट होता है, ऑल इंडिया रैंक कैसे आती है, इंस्टीट्यूट रैंक कैसे आती है, एनटीए रैंक कैसे कैलकुलेट होता है। तो आपका टोटल क्वेश्चन 28 थे, करेक्ट आंसर 21 थे, इनकरेक्ट 6 थे, आप देख रहे हो, स्क्रीन दिख रही है आपको, और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन 1 थे। बैच रैंक देखोगे 1 है, क्योंकि इंस्टीट्यूट रैंक 1, परसेंटाइल ये एनटीए स्कोर है आपका, इसको आपको ले जाना होता है 80 तक, है ना, हम देख रहे हो ना, ये मैटर करता है। 100 योर ग्रेड डी एवरेज मार्क्स 12.5, और पिछले टेस्ट से इम्प्रूवमेंट भी दिखा रहा है ओवरऑल। सेक्शन बी में अगर आप देखोगे तो स्कोर अच्छा है, बट परसेंटाइल थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो अगर मान लो डिटेल में जानना चाहते हो कि कौन से क्वेश्चन उन्होंने गलत किए, नेगेटिव मार्किंग हुई, तो अब आपका क्या होता है कि उस यूनिट से सिर्फ आप उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करोगे मेरे से जिसमें आपके क्वेश्चन रॉन्ग है। दैट इज द स्टेप यू कैन इम्प्रूव। वहां से आपकी इंप्रूवमेंट स्टार्ट होती है, जहां आपको मिस्टेक पता लगती है, क्योंकि मिस्टेक्स अगर पता लग जाए, अब ये देख रहे हो मिस्टेक्स वाली जो लाइन आ रही है वो रेड है, ठीक है ना, तो हम डायरेक्टली वहां जा सकते हैं। इन्होंने सिर्फ कंफ्यूजन में अपना क्वेश्चन गलत किया। जैसे ये क्वेश्चन था, प्रूफ रीडिंग फंक्शन ऑफ ई कोलाई डीएनए पॉलीमरेज इज डन बाय, अब आंसर इन्होंने 3 मारा, जबकि ऑप्शन 4 करेक्ट था, और एक्सप्लेनेशन भी आप देख रहे हो दिया हुआ है कि अगर कोई मिस्टेक हुई है तो ऑटोमेटिकली आपको पूरा डिटेल मिल रहा है ना, यानी आप समझ, हाँ, एक्सप्लेनेशन पूरी मिल रही है कि आप कहाँ पे मिस्टेक की, कौन सा थॉट ऐसा था जो मिसिंग हुई आपसे, है ना। तो प्रूफ रीडिंग फंक्शन ऑफ इक्वलिटी इन पॉलीमरेज इज डन बाय 4th, यानी बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो एक तो ये रहा, दूसरा 7th में अगर आप जाओगे, इन्होंने मिस्टेक किया है, द प्रोटीन विच रिकॉग्नाइज द डैमेज डीएनए forms a complex with UVRB and leads to UVRB 7 damage site before dissociating, यानी कौन सा प्रोटीन है जो रिकॉग्नाइज करता है डैमेज डीएनए को और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है यूवीआरबी के साथ, और यूवीआरबी सब यूनिट डैमेज साइट पे जाके अलग हो जाता है। तो कौन सा ऐसा प्रोटीन है, इन्होंने मारा है फर्स्ट, जबकि आंसर था 3rd, और इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर जो ट्रांसक्रिप्शन के साथ कपल होता है, तो जब भी आरएनए पॉलीमरेज एनकाउंटर करता है ऐसे लेजेंड्स को, तो इसका एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है, और वो प्रोटीन का नाम है यूवीआरसी, जो कि कॉम्प्लेक्स करता है यूवीआरबी के साथ, राइट। तो इस तरीके से ये फंक्शन करता है। तो ये देखो पता लग गया आपने। अब दोबारा अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा पार्ट बी में, तो यू कैन करेक्ट योर सेल्फ। फिर 9th में आ जाओ, फॉलोइंग जीन कॉन्स्टिट्यूट द एक्सी न्यूक्लियस, है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक्सी न्यूक्लियस में यू कैन से कि 4th ऑप्शन करेक्ट था, जबकि इन्होंने मारा है 3rd, और आंसर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इनिक्वलाइज द प्रोडक्ट ऑफ यूवीआर ए बी एंड सी जीन कॉन्स्टिट्यूट द एक्सी न्यूक्लियस, मतलब बहुत ही सिली मिस्टेक किया है, और -1 इनका मार्क्स कटा है इस पे, ठीक है ना। तो अभी देखो 14th भी गलत किया इन्होंने। व्हाट इज द ट्रू अबाउट
E. coli nucleotide excision repair catalyzed by the product of 3 gene UVR ABC, protein UVRA recognized damaged DNA and recruit UVR B and C to site of the lesion, UVR B, C and cleave in 3 to 5 site of damaged site. ये सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, मतलब आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके बाद उसमें से आपको बताना है कि which pair one is correct. More than one multiple choice question is there. तो आपकी ये प्रिपरेशन का टेस्ट हो जाता है, ये आपने किस लेवल पे जाके स्टडी करी है, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है और कितना रह गया है. बाकी देखो इन्होंने काफी अच्छा किया है. 24 भी इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है. एंड ए pyrimidine साइट इज व्हाट, फर्स्ट करेक्ट था, जबकि इसमें दिया हुआ था ए सुगर विद नो बेस, ए सुगर विद बेस अटैच्ड, बेस रिमूव बाय ग्लाइकोसाइलेज, बेस एब्सेंट आफ्टर रिमूवल. ठीक है ना. तो आंसर वाज 1, बट इन्होंने 3rd लगाया कि ए pyrimidine साइट, मतलब डेफिनेशन ही गलत इनको याद था. तो इस तरीके से आपको पूरा पता लग गया. एंड योर सेल्फ आप अपने से भी इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है मोस्टली क्वेश्चन की. एक तो ये स्ट्रेटजी होती है कि लगातार टेस्ट देना, जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपके चांस हैं इम्प्रूव होने के. ठीक है. और मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, ये तो गया टेस्ट. अब स्टडी मटेरियल के लिए हमने गूगल क्लास यूज किया है. ठीक है ना, क्योंकि गूगल क्लास का फायदा होता है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐप में भी सेम चीज देते हैं और गूगल क्लास में भी देते हैं. तो गूगल क्लास में फायदा ये कि आपको यूनिट वाइज सारी चीजें मिल जाती है, उसके नोट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग. तो आप कहीं भी हो, बैठे हो, ट्रेन में जा रहे हो या टाइम आपके पास है, तो यू कैन यूटिलाइज. आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप प्रिंट लो, है ना, आपको बस पढ़ने से मतलब है. तो अपने मोबाइल में भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो. ठीक ना. अब ये गूगल क्लास है, इसमें दिखाता हूँ. तो ये पूरा यूनिट वाइज है, कभी भी आप जंप कर सकते हो. जैसे मान लो आज क्लास नहीं चली, आपके पास टाइम है, आप पिछले जाके रिवाइज कर सकते हो, या फिर आपका कभी छूट गया, कहीं इवेंट में गए थे आप, है ना. ये देखो यूनिट 10, यूनिट 8 CSR का हमने सॉल्व कराया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 6, फिर ई बुक्स जो लेटेस्ट हैं, ये देखो सारे खुल रहे हैं. ये हमने टॉपिक वाइज पढ़ाए हैं. 2 वीक्स में कंप्लीट हो गया यूनिट 2, और काफी अच्छा है. इसमें आपको खाली रिवाइज करना होता है. जितना ज्यादा आपने एक बार पढ़ लिया, फिर नोट्स अपलोड हो गया, फिर आपको रिवीजन करना है, और फ्राइडे को और सैटरडे को टेस्ट होता है. यूनिट 6 में भी आप देख सकते हो, राइट, कि ये हमने सारा अरेंज किया है सिलेबस. आप जा करके अगर कहीं भी, जैसे मान लो प्लांट हार्मोन के बारे में आप चाहते हो, ठीक है, तो आपने भी मटेरियल करना है. इसमें कोई इफ एंड बट डाउट वाला नहीं है, क्योंकि सारे स्टैंडर्ड मटेरियल. और जो भी नोट्स हम तैयार करते हैं, तो उसमें लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन को कवर करते ही करते हैं. जैसे ये आपका पूरा वीडियो अपलोडेड है, तो जस्ट 1 क्लिक पे कहीं भी हो आप ओपन कर सकते हो. और सेम चीज ऐप में भी है, लेकिन बच्चे ज्यादा फीडबैक देते हैं अच्छा गूगल क्लास के लिए, क्योंकि इजी होता है ओपन करना, नोटिफिकेशन आ जाता है टाइम पे, एंड देन दे कैन वॉच एवरीथिंग. और यूट्यूब का आप जानते हो स्टैंडर्ड है थोड़ा, कि किसी भी बैंडविड्थ पे चल जाता है. अगर थोड़ा इंटरनेट वीक भी है तब भी चल जाता है, रिजोल्यूशन सेट कर देता है वो, और अच्छा बैंडविड्थ से तब भी चल जाता है. तो इसमें ये नहीं कि अटक जाएगा. तो ये 1 आवर्स की वीडियो है, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग. लाइव क्लासेस में क्या होता है कि जैसे बोर्ड पे हम सारी चीजें आपको डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो now you can see ऑडियो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी आपको, है ना.
और हाँ सर, आज तो रही। हाँ, आपको बता दूं कि CSIR JRF निकलना बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज 32,000 का फेलोशिप है पर मंथ, और ये आपको 5 years तक मिलती है, 5 साल तक मिलती है। और ये बहुत बड़ी रकम है आज की डेट में, क्योंकि आपका PhD भी कवर होता है और आपका एक इंटरनेशनल कैरियर भी स्टार्ट होता है। क्यों इंटरनेशनल कैरियर की, जैसे मान लो आप BHU में पढ़ना चाहते हो, JNU में पढ़ना चाहते हो, तो ये सिटी काफी महंगी है, वहां आपको सर्वाइवल के लिए एटलीस्ट आपको 15 to 20,000 चाहिए ही चाहिए। फिर आपको लिटरेचर है, आपको कहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना है, पेपर पब्लिकेशन करना है ना, कहीं कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है, तो ये सारी चीजों के लिए आपका फंड होना बहुत जरूरी है। और 1-2 लाख की कॉन्टीजेंसी ग्रांट मिल जाती है एक्स्ट्रा, तो उसमें हम लोग बाइक खरीदते थे है ना। और जो इंटरनेशनल होती थी सेमिनार, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% फंड दे देती है, तो अमेरिका घुमाए, कनाडा घुमाए, स्विट्जरलैंड घुमाए उसी पैसे में, है ना। तो कभी अपनी पॉकेट से पैसा लगा नहीं। अब जैसे देखोगे आज का टॉपिक इतना है, प्लांट डेवलपमेंट, साइटोकाइन, सारे हार्मोन्स के बारे में है, तो अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसने सेट कर लिया है, बैंडविड्थ वीक रही होगी, तो थोड़ा सा मैं रिजोल्यूशन बढ़ा देता हूँ, क्योंकि बैंडविड्थ डिपेंडेंट है। तो इसके रेजोल्यूशन HD क्वालिटी की वीडियो हम देते हैं वैसे, ताकि अगर आप उसको थोड़ा सा अच्छी बैंडविड्थ है तो बिल्कुल आराम से स्लो तरीके से आप पढ़ाई करके नोट भी बना सकते हो। नोट बनाना बहुत जरूरी है, एक बात नोट कर लेना, नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज क्योंकि नोट्स ना, हाँ देखो क्वालिटी बढ़ गई आपकी, है ना, क्वालिटी पूरी आपकी बढ़ गई। तो अब ये इतनी चीजें हम कवर करने जा रहे हैं, पूरा हार्मोन्स, और आराम से आप बैकग्राउंड, चूंकि इसीलिए हमने ब्लैक रखा है कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो फॉन्ट वगैरह आपको क्लियर हो जाए, है ना, कि क्या करना है, कैसे करना है, राइट। तो तो ये तो चलो एक डेमो था, और आपको माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। मेन बात है स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, मतलब कैसे करना है, वो चीज बहुत जरूरी है इसमें। हाँ स्ट्रेटजी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन तुम्हारा। स्ट्रेटजी मैं तो बताता हूँ, स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है हमें। स्ट्रेटजी टारगेट ये है कि कम से कम 1 यूनिट, 2 यूनिट कवर हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, और एटलीस्ट 1 यूनिट तो कवर हो ही जाए, ठीक है ना, एक तो ये है। और रिवीजन एटलीस्ट 3 times हो, रिवीजन जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 2 to 3 times। जैसे मान लो आपने बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया, बायो शुरू के 1 to 5 यूनिट्स काफी लेंथी है ना। शुरू के अगर यूनिट्स देखोगे तो ये है बायोकेमिस्ट्री, ठीक, फिर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाएगा, सेल बायोलॉजी, ये काफी लंबे लंबे हैं, तो इनको आपको कम से कम 2 to 3 वीक्स लगता है जब लाइव क्लासेस में आप आते हो। तो लाइव क्लासेस में फायदा ये है कि आपको प्रिपेयर्ड नोट्स मिल जाते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है ना। अब ये नोट्स को आपको 2-3 बार 4 बार जितनी बार पढ़ सकते हो, रिवाइज करना है। और टेस्ट 1, 2, 3 होते हैं, टेस्ट को मल्टीपल टाइम देने से फायदा होता है कि आपका कहीं से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो निकल के आ जाती है बाहर। तो आप ये देखो कि 1 मंथ में एटलीस्ट 1 यूनिट आपका पक्का हो गया, तो आपने इसको डन कर दिया कि भाई ये यूनिट क्लोज है हमारा, क्योंकि ये यूनिट में क्या हो रहा है कि हमारा कंप्लीट हो गया, हर चीज देख लिए, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन देख लिए, है ना, न्यू डिजाइन के क्वेश्चन भी देख लिए, ठीक है ना। अब सेकेंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आई, तो टीचर का काम है आपको स्टैंडर्ड, मतलब सबसे हाईएस्ट लेटेस्ट जिस तक देना। अब आपको जो टाइम वेस्ट होना था, यानी जो चीज आप 2 to 3 मंथ्स में खत्म करते मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो आपका 1 to 2 वीक में खत्म हो गया, तो आप और कंपटीटर से आगे हो, ठीक है ना, क्योंकि कंपटीटर से आगे निकलना जरूरी है। तो अगर आप कंपटीटर से आगे हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है,
आप समझ लो कि मान लो अभी जैसे 15 दिसंबर से हमारी क्लासेस हैं, कल से, आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट होनी थी, बट अभी एडमिशन 2-3 हुई है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि थोड़ा बैच बन जाए, एटलीस्ट 5 का। तो 25 दिसंबर से मान लो हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आप डे 1 से रेगुलर हो, तो आपका ये टाइम सेवर हो गया। यानी 25 दिसंबर से लेके और जैन तक, बीच में तो चलो छुट्टियां होंगी थोड़ी, जैन यानी 15 जैन आते आते आपका बायोकेमिस्ट्री फिनिश। तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बन गया कि भाई आप 15 जैन से लेकर के 30 जैन तक हमारा यूनिट 2 चलेगा, ठीक है। तो आपका देखो जैन तक आते आते तो 2 यूनिट पे कमांड हो गया, क्योंकि आपने इसे टेस्ट भी दे लिए, आपकी स्कोर भी आपको पता चल गया, प्रिपरेशन लेवल पता चल गई। एंड फिर जैन 15 फेब तक आते आते यूनिट 3 भी आपका खत्म हो गया और यूनिट 4 स्टार्ट भी हो जाएगा, है ना। तो आपको लगने लगा कि जो मेजर जो CSIR की यूनिट है वो 1 to 6 है, ठीक है ना। तो ये आपको मार्च तक खत्म हो जा रहा है, मैक्सिमम मिड में आप आ जा रहे हो। मान लो जुलाई में एग्जाम है, यानी जून तक अगर आप देखोगे तो वी आर गोइंग टू कवर एटलीस्ट 1 to 10 यूनिट्स, ठीक है ना। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, भले ही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, लेकिन आप क्वेश्चन के जब हैंडल करोगे तो बहुत ही केयरफुली हैंडल करोगे, कोई मिस्टेक्स नहीं करोगे। और मिस्टेक्स अगर नहीं होती है तो 90% चांस होता है कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट बार में ही हो जाए, ठीक है ना। तो फर्स्ट बार में अगर इतना कर लिया तो JRF पॉसिबल है। अगर मान लो किसी वजह से JRF नहीं होता है तो एटलीस्ट आपका कॉन्फिडेंस ये होगा कि आपका LS निकल गया, राइट। और सेकंड टाइम में जब आप तैयारी मतलब रिवीजन कर रहे होगे, तैयारी तो हो चुकी है आपकी, तो आपको इस बार पूरा चांस रहेगा कि आपका JRF अच्छे रैंक में आ जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि स्ट्रेटजी बना के काम करना, टाइम सेविंग करना मेन तो है, टाइम सेविंग करना, और बुक और स्टडी मटेरियल के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर हमारे पास सोचो नोट्स है, जैसे आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर मान लो एग्जाम होने वाले हैं और प्रिपेयर्ड नोट्स है जो कि बिल्कुल इजी है, समझ में आ रहा है, तो आपको हार्डली 1-2 घंटे में सारी प्रिपरेशन हो जानी, ठीक है ना, सारी प्रिपरेशन हो गई। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया हो जाता है कि आपने यूनिट 2 भी पढ़ लिया, यूनिट 3 भी पढ़ लिया, 4 भी पढ़ लिया, है ना, सारा 5 भी पढ़ लिया, ठीक है। ओके, तो आपने ये काम करना है। और कोई क्वेश्चन? नहीं, मतलब आपका बैच जो शुरू हो रहा है सर 25 से शुरू हो रहा है? हाँ, 25 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों को मुझे लगता है थोड़ा और टाइम चाहिए। 2 बच्चे तो ज्वाइन कर चुके हैं, बट अभी 1-2 स्टूडेंट्स में अभी उतना फिर वो नहीं रहता ना, ग्रुप नहीं बनता, पीयर हो जाता है तो ग्रुप डिस्कशन भी होता है, बच्चे भी दे रहे हैं अच्छे से, है ना, तो वो चीजें हो जाती है। लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हो तो हो सकता है देखें कि 1-2 दिन और वेट करें। अगर बच्चे तो आते रहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का प्लान होता है कि भाई जैन से हम ज्वाइन करेंगे, कुछ बच्चों को तो 30 दिसंबर से ज्वाइन करेंगे, प्लान अलग अलग होते, टाइम क्यों वेस्ट करना। तो वी कैन गिव ए स्टार्ट, है ना, कि भाई आप स्टार्ट करो। एंड स्टार्ट करने से फायदा यह है कि एवरी डे यू आर गोइंग टू लर्न, क्योंकि शुरू में आते ही स्पीड बहुत भयंकर नहीं बन जाएगी, है ना। हाँ सर, स्पीड लेने में टाइम लगता है। फिर जब फर्स्ट वीक या सेकंड वीक जो होते हैं, ये आपका समझ लो लर्निंग पीरियड होता है। इसमें आप एडजस्ट करते हो कि ऐप किस तरह का है ना, टेस्ट कैसे देना है, फर्स्ट टाइम सब आपका हो रहा है। लाइव क्लासेस में आप नोट्स कैसे ले रहे हो, कौन सा बेस्ट स्ट्रेटजी है जिसमें आप बेस्ट नोट्स ले पाए, रिवीजन कितना कर पाए आप पूरे दिन में, है ना, कितने आवर्स आप स्टडी कर पाए, कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। तो फर्स्ट 1-2 हफ्ते तो आपको समझ लो कि कॉप अप में निकल जाते हैं कि भाई आप एडजस्ट करें। एडजस्ट करने के बाद फिर स्पीड बनती है, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो इस टाइम पे थोड़ी सी सुस्ती रहती है ना, कि भाई आपको थोड़ा लेट उठना है, या लेट उठने की आदत है, या रात में पढ़ने की आदत है, तो आप कैसे टाइम टेबल एडजस्ट कर रहे हो, है ना, कितने आवर्स दे पा रहे हो। तो वो सारा एक बार सेट कर लिया तो फिर स्पीड बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर दिन में कोई काम नहीं है। हमने क्लासेस ली इवनिंग की, एंड आपने मॉर्निंग, जैसे मैं उठ जाता हूँ 5 बजे, है ना, मान लो आपकी भी आदत है कि 5 बजे चलो उठ जाना है, तो आपने 8 बजे तक अच्छे से रिवाइज कर लिया, और जब रिवाइज कर लिया
तो अब आप सोचोगे कि जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व किया जाए, देखा जाए कि हमारी कितनी प्रिपरेशन है या नोट्स कितना स्टैंडर्ड है ना, कि हमारे प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो अब आपके प्रॉब्लम जब सॉल्व होने लगेंगे तो कुछ क्वेश्चन होंगे जहां आपको कंफ्यूजन होगा, तो फिर वो आप डिस्कशन करोगे, आपके पास स्पेस बच गया ना, कि भाई आपने जैसे पीएच, पीआई, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, बफर सारा पढ़ लिया है ना। तो पहले तो ये था कि कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो अब आप प्रैक्टिस आए, प्रैक्टिस में आ गए तो प्रैक्टिस में इजी क्वेश्चन तो आपके हल हो गए। मान लो सेक्शन बी के आपने फटाफट कर लिए, सेक्शन सी में आपका अटकने लगा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो फिर वो होती है कि टीचर अब इसको कैसे सॉल्व कर रहा है, कैसे आप उसको है ना समझ रहे हो क्वेश्चन को, कैसे पजल को सॉल्व कर रहे हो, कैसे ब्रेक कर रहे हो सारे पॉइंट्स को। तो कभी कभार होता है कि बेसिक बहुत अच्छा होता है और हम जल्दी से पकड़ लेते हैं, कई बार नहीं भी अच्छा होता है, टीचर अच्छा नहीं मिला है ना, हमारा कुछ छूट गया, तो वो टाइम आपके पास पूरा रहता है। तो जैसे कोई बात नहीं, अगर मान लो आप एडमिशन ले लेते हो, आपको लेक्चर पसंद आता है, एक दो डेमो करके देख सकते हो आप, तो देन वी कैन स्टार्ट कि जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है फर्स्ट यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट अगर आप देखो तो पूरा न्यूमेरिकल होता है ना, इसमें मालिकुलर वेट कैलकुलेट करो, मोलरिटी कैलकुलेट करो, नॉर्मलिटी कैलकुलेट करो, मतलब पूरा कैलकुलेशन है फर्स्ट यूनिट, ठीक है ना। आपको पीएच कैलकुलेट करना है तो आपको टोटल बेसिक ब्रश अप हो जाता है, तो इसमें काफी टाइम लगता है। पहला यूनिट ही ऐसा है जो सबसे लेंथी है, इसमें टोटल 11 to 12 टॉपिक्स हैं, चैप्टर है। सिलेबस आपको दिखा देता हूँ, सिलेबस मेरे पास ओपन ही है, ये है सिलेबस, ये 13 यूनिट्स है, ठीक है ना। तो अगर आप फर्स्ट यूनिट को देखोगे तो इन्होंने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे यानी 11 टॉपिक हैं टोटल, और 11 टॉपिक का देखोगे तो इट्स टेकिंग एटलीस्ट 1 मंथ। ऐसे आप पहला मान लो, चलो आपके लिए इजी होगा, एटम, मॉलिक्यूल, केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें। फिर आपका आ गया इजी वाला कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लेकिन काफी वास्ट चाहिए। अब क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं वो सी से होते हैं, जहां कैलकुलेशन आती है ना, वंडर वॉल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, और अब जबरदस्त जो न्यूमेरिकल आते हैं वो डी सेक्शन में, जहां पूरा ही पूरा न्यूमेरिकल है, पीएच है ना, बफर है, रिएक्शन काइनेटिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राइट, ठीक है, ये सारे ही हैं। ओके, तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, जैसे इसमें पूरा थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी 1 2 3 ये सारे आएंगे। पीएच आपको बहुत ही एडवांस लेवल पर डिस्कशन करना है, और किसी भी सोल्यूशन में पूछ सकते हैं, बफर में भी पूछ सकते हैं, बफर का बहुत ही टफ होता है, रिएक्शन काइनेटिक्स पूरी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काफी क्वेश्चन है ना। फिर ये बायोएनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलिसिस, ये सारे जो है आपको एनालिटिकल वे में पढ़ने हैं। तो ये सारा आपको, आप समझ लो कि ये पूरा 1 मंथ लग जाना है। तो जैसे आप क्रॉस करते हो फिर आपका इजी टॉपिक शुरू होता है, जैसे यहाँ पे यूनिट 2, अब यहाँ पे कितने 5 चैप्टर्स हैं, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये दोनों मिला के मतलब एटलीस्ट 1.5 मंथ्स में खत्म हो जाते हैं। तो हमने एक स्ट्रेटजी बना रखी है कि 2 वीक्स 1 यूनिट, और फिर हम 6 यूनिट से स्टार्ट कर देते हैं सेकंड वीक यहाँ से, सिस्टम फिजियोलॉजी से, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट बना रहता है कि उधर भी चल रहा है, बोरियत नहीं हो रही है ना, कि आपको उधर बायोकेमिस्ट्री भी खत्म हो रहा है और इधर लाइट में जो चीजें हैं बीएससी वगैरह की, जैसे स्ट्रेस फिजियोलॉजी है, सेकेंड यूनिट ऑफ लाइट है, सॉलिड ट्रांसपोर्ट है, सेंसरी फोटोबायोलॉजी, प्लांट हार्मोन्स है, तो ये इजीली आपको कवर अप मिल जाता है। फिर आप 7 यूनिट, देन जेनेटिक्स पे काफी लंबा लगता है, क्योंकि जेनेटिक्स आप जानते हो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। सेक्शन सी में एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में भी एटलीस्ट 15 क्वेश्चन, तो 10 to 15 क्वेश्चंस आपको दोनों सेक्शन में मिल जाते हैं, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है इनहेरिटेंस। और इसमें एक दो न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, बहुत सारे आते हैं, लिंकेज, मैप, एनालिसिस, मैपिंग, मार्कर्स, ठीक है, ये सारे हो गए। माइक्रोबियल जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स है ना, क्यूटी एनालिसिस, मतलब काफी डेप्थ में एडवांस लेवल में है ये। फिर आपका अदर मार्च जाते जाते समझ लो उधर 3 यूनिट और आपका इधर 3 यूनिट, यानी 6 7 8 9 कवर हो जाता है। फिर अप्रैल मई तक आते आते हम इधर चले आते हैं बिल्कुल इवोल्यूशन एंड बिहेवियर में, और उधर आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन और डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपकी स्टार्ट हो जाती है, ये वाला।
डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो कहने का मतलब आपको जैसे एग्जाम के पहले तक आपको इतना पढ़ लेते हो, इतना टेस्ट दे लेते हो कि यू आर ऑलमोस्ट इन द हाई कॉन्फिडेंस। भाई अब हर चीज आपका प्रिपेयर्ड नोट्स मिल रहा है, तो आपको खाली रिवीजन करना है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं कि यही पढ़ना है आपको, ये ज्यादा आता है तो ये साइकिल पढ़ो, ये न्यूमेरिकल पढ़ो, प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। जैसे अभी मैं क्लास लिया हूँ परसों, एक सेकेंड, हाँ अभी ये वाला क्लास अभी हुआ है, जियोग्राफी ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब जैसे स्पीसीज एरिया कर्व, ये आपके सिलेबस में कभी नहीं पढ़ाया गया होगा, बट ये आता है ना, कैसे स्पीसीज एरिया के साथ इंक्रीज करती है, शैनन इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पीसीज रिचनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पूरा मैथमेटिकल है, ये सारा हमने कवर कराया, ठीक है ना। और इसका क्या मीनिंग अगर मान लो ग्राफ देते हैं ना, फिर बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स क्या है, राइट, हिस्ट्री थ्योरी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्यूबियम थ्योरी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सारा हमने कवर करा दिए। कॉम्पिटिटिव माहौल में क्या होगा, क्वेश्चन प्रेडिक्शन में कैसे होगा, प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर करेंगे ट्रैफिक लेवल में, आइसलैंड बायो जियोग्राफी अगर आप तक सिलेबस में है, तो मतलब काफी डेप्थ में जाके, अब जैसे ये ग्राफ ही आ गया मान लो, है ना, इसको एनालिसिस करने के लिए वो पूछते हैं कि क्या आप कंक्लूड करोगे, एटलीस्ट आपको पता रहता है कि आपने क्या बोलना है इसके बारे में, क्या लिखना है इसके बारे में, राइट। तो हमने जैसे अभी क्वेश्चन भी साथ में कराते हैं कि आप क्वेश्चन करके देखो, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है 2019 के, ठीक है ना। तो जैसे जनरल इंक्रीज इन एवरेज बॉडी मास ऑफ एनिमल पॉपुलेशन विद इन ए स्पीसीज विद लैटिट्यूड इज नोन एज, ट्राई करो इसको, तो आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। तो आपको नहीं पता होगा, ये रूल है बर्जमैन्स रूल, जिन्होंने एनिमल पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी किया लैटिट्यूड के साथ, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि साइंटिस्ट डिस्कवर्ड 2 न्यू प्लांट्स स्पीसीज ए एंड बी दैट लुक सिमिलर, जो कि सिमिलर दिखते हैं ए और बी, एक्सेप्ट द स्पीसीज ए बियर फ्लावर एंड लीव्स that are twice the size of those in species B. Which method should the scientist use to appropriately investigate if species A is the result of gene duplication in species B? ठीक है ना, कि अगर मान लो ये कहते हैं कि स्पीसीज A का जिसके पास फ्लावर है और लीव उसकी काफी बड़ी है, तो कौन सा मेथड साइंटिस्ट को एप्रोप्रिएट होगा टू इन्वेस्टिगेट की साइज जो स्पीसीज ए की जीन है ना, वो जीन डुप्लीकेशन हुई है जीन बी में, ठीक है ना। तो ये डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बातें करने वाले। तो इसका आंसर जैसे यहाँ पे 3 है, यानी कि आपने यहाँ पे अगर पूरी स्टडी कर रखी है कि जीन बढ़ने के साथ या जीन डुप्लीकेट होने के साथ उसमें कुछ चेंज आती है, देन यू कैन से लाइक दिस। तो ये बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, ये काफी 3-4 बुक्स का कंक्लूजन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन्होंने पूछा है which one of the following statement is true for positive frequency dependent selection। कभी ऐसा क्वेश्चन आपने सुना भी नहीं होगा कि ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि पॉजिटिव, मतलब ऐसा बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं जो कि डायरेक्ट बुक से हो, तो आपको पूरा थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है। अब इन्होंने जैसे 4 ऑप्शन दिए, फिटनेस ऑफ जीनोटाइप इंक्रीजेज एज इट बिकम लेस कॉमन, फिटनेस ऑफ जीनोटाइप इंक्रीजेज एज इट बिकम मोर कॉमन, फिटनेस ऑफ जीनोटाइप डिक्रीजेज एज इट बिकम लेस कॉमन, फिटनेस ऑफ जीनोटाइप डिक्रीजेज एज इट बिकम कॉमन एंड गेट फिक्स। तो सवाल ही नहीं उठता, 2 गेस तो आराम से कर सकते हो कि फिटनेस कभी भी जीनोटाइप की घट ही नहीं सकती, ठीक है ना, या तो बढ़ेगी। तो इसमें देखो 2 ऑप्शन है, सेकंड फिटनेस ऑफ जीनोटाइप इंक्रीजेज एज इट बिकम मोर कॉमन, यानी जितना ज्यादा स्पीसीज में जीनोटाइप मल्टीप्लाई होगी उतना ज्यादा वो फिट होंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, विच फॉलोइंग फिगर इन ए रिस्क ग्राफ दैट इलस्ट्रेट द परसेंट रिस्क इन ए स्पीसीज फेसेस टुवर्ड एक्सटिंक्शन। इसमें इन्होंने पूछा है कि ABCD 4 पार्ट में इस ग्राफ को डिवाइड किया है। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा एक्सटिंक्ट है, कौन सा एंडेंजर्ड है, कौन सा नियरली थ्रेटेंड है,
कौन सा वल्नरेबल है, कौन सा लीस्ट कंसर्न है, ठीक है ना। तो ये आपको चार्ट पता होना चाहिए। रिस्क ग्राफ इसको बोलते हैं। क्लास लिया है कि ये रिस्क ग्राफ में जो सबसे लीस्ट परसेंटेज होगा, है ना, वो क्या होगा, एंडेंजर्ड होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ी ग्राफ आपको दिख रही है ए में, जैसे ये वाली ग्राफ आपको दिख रही है, तो ये वाली जो, हाँ ये वाली जो काफी बड़ी है, तो ये एंडेंजर्ड नहीं हो सकती, ठीक है ना। जबकि इन्होंने देखोगे तो आंसर में ये कहीं से हमने लिया है, तो यही सिर्फ दिखाने के लिए कि आंसर ऐसा नहीं कि जहां कहीं भी मिल जाए तो वो सही होगा। अब इन्होंने दिया है कि A1 है, यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाई नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इसकी, है ना। तो ये आएगा LC, लीस्ट कंसर्न में आएगा, ठीक है। फिर नियर थ्रेटेंड, अब एंडेंजर्ड को मार करोगे तो C को करोगे हमेशा, थर्ड को, ठीक है ना। A रिलेटेड टू थर्ड, अब जबकि C दिया है C1, तो ये मैच कर रहा है यहाँ पे थर्ड, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें करेक्टली इन्होंने मार्क किया। तो ये आपको नॉलेज अगर आपको अच्छी है, देन यू कैन पिन पॉइंट कि कौन सा मार्क हम करेंगे और क्यों करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, inclusive fitness of an animal can be measured as a sum of direct fitness and indirect fitness. Imagine you have 10 offsprings. Through a diligent parental care, 5 survive to reproduce. You give your life in a heroic deed to save a total of 5 of your nieces and nephews. What is your inclusive fitness? ये kin selection एक चैप्टर है, वहां से, ठीक है ना। तो उसमें होता है ये कि अगर आप पेरेंट हो तो अपने सन को आप सर्वाइवल के लिए 50% मदर से 50% फादर से जाता है। नीस एंड नेफ्यू में तो 1/4 1/4 जाता है, राइट। तो उसके आधार पे इन्होंने कैलकुलेशन किया 3.75। तो इस तरह के कैलकुलेशन भी आपको आते हैं। तो कॉन्सेप्ट काफी हाई स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, राइट। क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है रियली इट्स अ गुड, क्योंकि रिसर्च तैयार कर रहे हैं ना, वो रिसर्च फोकस कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि रट के कोई बंदा आए और वो क्वालिफाई करे CSIR, ठीक है ना। रट के बंदा आए और CSIR क्वालिफाई करे, ठीक है ना। अब इन्होंने कीस्टोन स्पीसीज के बारे में पूछी है, जिसे विच वन इज द कीस्टोन स्पीसीज इन इकोलॉजी। तो अब ये उल्टा पूछ रहे हैं इसमें, स्पीसीज अदर देन कंज्यूमर कैन बी कीस्टोन स्पीसीज। Keystone species has influence on community proportionate to its abundance. Removing a keystone species can reduce species richness of the community. Removing a keystone species can affect successive trophic level, causing a trophic cascade. ठीक है ना। तो ये क्या ऑप्शन हो सकता है आपको, आप केस करके बता सकते हो अगर आपको कुछ नॉलेज है तो। तो इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, ये ध्यान रखना है। इन्होंने करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है कि गलत कौन सा है। इसमें 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, राइट। तो ये कह रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन में अगर देखोगे तो इन्होंने उल्टा बोला, रिमूविंग ए कीस्टोन स्पीसीज कैन रिड्यूस। कीस्टोन स्पीसीज वो होता है जो डोमिनेंट होता है, जैसे एलिफेंट है एक जंगल में, है ना, वो क्या करेगा, सारे जंगल को तबाह कर सकता है, तो वो कीस्टोन स्पीसीज हो गया। एक जो प्रेडेटर है जैसे लायन, वो सबको खा सकता है। तो अगर आप लायन को हटा दोगे तो रिड्यूस नहीं होगा, स्पीसीज की रिचनेस बढ़ेगी, है ना, स्पीसीज की रिचनेस बढ़ेगी, ठीक है। रिमूविंग कीस्टोन स्पीसीज कैन रिड्यूस स्पीसीज रिचनेस ऑफ ए कम्युनिटी। तो ये नहीं है कि रिड्यूस होगा, ये हमेशा बढ़ेगी, हाँ, इसलिए ये इनकरेक्ट है। इसी तरह से हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं क्लास में। स्पीसीज हुज लाइफ स्टेज स्ट्रेटजी अलाउ फॉर हाई इंटेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज आर स्ट्रेटजी। आर का मतलब है रिप्रोडक्टिव, कितना ज्यादा रिप्रोडक्टिव स्टेज में है कोई एनिमल, तो उनकी लाइफ स्टेज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। टाइप 1
देख सकते हो, दिस इज टाइप 1, यहाँ पे टाइप 1 है, ये टाइप 2 बीच वाला, और ये है टाइप 3। यानी यहाँ पे ये सर्वाइवरशिप कर्व है, यहाँ पे सबसे लीस्ट सर्वाइवल है। यहाँ पे बच्चे तो ज्यादा जन्म ले रहे हैं लेकिन सर्वाइव कम कर पा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे जितना जन्म ले रहे हैं सारे के सारे सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन 1 में, ठीक है। और ये जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उतनी डेथ हो रही है, तो बैलेंस बना हुआ है। तो टाइप सेकंड ये पूछ रहे हैं कि एक स्पीसीज हुज लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजी अलाउ फॉर हाई इंटेंसिव रेट ऑफ इंक्रीज, है ना, पॉपुलेशन किसको इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो इंक्रीज पॉपुलेशन के चांसेस टाइप 1 और टाइप 2 में ज्यादा है एज कंपेयर टू 1। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन मतलब से समझना जरूरी है, पूरा क्वेश्चन भी समझना और आपको नॉलेज भी तो होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि टाइप 1 में क्या होता है, ये नहीं पूछ रहा है, टाइप 2 में क्या होता है, इन्होंने कंपेयर कर दिया तीनों का, कंपेयर कर दिया। हाँ, अब क्लास हमने पढ़ाई तो क्लास में आपने पहले तो फिक्स किया कॉन्सेप्ट, भाई टाइप 1 में ये होता है, एग्जाम्पल ये है, ये ऐसे कर्व खींचा गया था, इसमें ये था, इसमें वो था। फिर उन्होंने क्वेश्चन एक फ्रेम कर दिया कि चलो भैया बताओ। अब जैसे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, गिवन बिलो इज एन इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक, पिरामिड दे दिया। कुछ भी आपको नहीं मिलेगा जो कि आप बुक से पढ़े हो, ये CSIR की खूबी, इसीलिए सबसे ज्यादा सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। 6 लाख से ज्यादा बच्चे बैठते हैं एंड सिलेक्शन इज ओनली 11,000 टोटल JRF LS मिला के, ठीक है ना। तो 11,000 भी कम नहीं है, अगर अच्छी तैयारी तो आप निकाल सकते हो। तो अभी नींद तो नहीं आ रही है नहीं समझ नहीं आ रही है ना। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में देखो इन्होंने टर्सरी कंज्यूमर को टॉप पे रखा है, प्रोड्यूसर को सबसे नीचे रखा है। तो पूछ रहे हैं कि ये पिरामिड किस तरह का है, पॉन्ड का है, ग्रासलैंड का है, पैरासिटिक फूड चेन का है, किसका है। अब आपको इस तरह के पिरामिड बुक में ढूंढ डालो नहीं मिलेगा, आपको गेस करना है, मतलब अपने लॉजिक से आपको बतानी है। सर ये तो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कौन सा हो सकता है, गेस करो। तो पता नहीं चल रहा है सर। हाँ, यही है ना कि देखो आपने पिरामिड के बारे में सुना तो है, लेकिन जब आंसर देने का टाइम आया तो आपको लग रहा है यार थोड़ा सा डाउटफुल है ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए पहले तो थॉरोली पढ़िए। जैसे इन्होंने पहले ऑप्शन में दिया कि एबव पिरामिड रिप्रेजेंट पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ पैरासिटिक फूड चेन एंड पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम, है ना। तो अगर आपने देखें तो सेकंड में फिर इन्होंने बोला कि पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम एंड पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड और फॉरेस्ट का है। थर्ड में पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ ए ग्रासलैंड एंड पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ एन ओपन ओशन इकोसिस्टम, ठीक है। फोर्थ में पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ग्रासलैंड एंड पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो अगर देखो तो प्रोड्यूसर कभी भी कम नहीं होता ना पॉन्ड में, ये लॉजिक देखो, पॉन्ड में ये कम होगा कभी नहीं होगा, तो ये नहीं हुआ। ग्रासलैंड में हमेशा ग्रास ही ज्यादा होगी, है ना, तो ये भी नहीं हुआ। ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट करें, ये भी नहीं हुआ, तो बचा कौन, फर्स्ट, ठीक है ना। पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ पैरासिटिक फूड चेन एंड पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ पॉन्ड इको सिस्टम। तो पैरासिटिक में ये हो सकता है क्योंकि जो पैरासाइट है वो प्रोड्यूसर हो गया, तो अगर वो प्रोड्यूसर है तो बाकी उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं होनी है, उसकी परसेंटेज हमेशा कम होनी है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर जो इसको खा रहा है, ये पैरासिटिक पूरा फूड चेन है ना। एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरा पैरासाइट तीसरे के ऊपर है, तो जो प्रोडक्शन है वो टर्सरी कंज्यूमर की उसकी ज्यादा है, इसलिए पिरामिड जो है वो ऊपर की तरफ है, राइट। हाँ, पिरामिड जो है वो ऊपर की तरफ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो अब ये देखो कितने हम लोग 2 लोग हैं तो डिस्कस हो रहा है, अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो दिस इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रेटजी, कि हमने अपने ओवरकम किया, अपनी जो लैकुना है, जो अपनी स्ट्रेटजी है, अपने प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को हमने हायर अप में एंड किया। अब जैसे ये ग्राफ दे रहे हैं, दिस ग्राफ इज रिलेटेड टू द रैंक अबंडेंस प्लॉट गिवन बिलो, इलस्ट्रेट 3 वेल नोन स्पीसीज, 3 स्पीसीज का नाम दिया, ए बी सी का, ठीक है ना। अब ये कहते हैं कि बताओ भैया, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द कर्व सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा एक्सपोनेंशियल है, कौन सा लॉग है, कौन सा ज्योमेट्रिक है, ठीक है ना। तो अगर आप देखो एक नॉर्मल में तो 0.01 वाई एक्सिस पे 100 दिया हुआ है, यानी लॉग स्केल पे ये जा रहा है। अब लॉग स्केल और स्पीसीज रैंक में ग्राफ है सीधा सीधा, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंशियल क्या हो सकता है? एक्सपोनेंशियल तो कोई नहीं दिख रहा है, जियोमेट्रिक दिख रहा है ना। तो जियोमेट्रिक है सी वाला, क्योंकि ये स्टेट आ गया लॉग वर्सेस स्पीसीज रैंक में। अब बी का देखो वेबी है, तो ये लैग लॉग वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है बी वाला, और ए वाला जो ब्रोकन स्टिक है इसका ये है, ठीक है ना, जो लैग लॉग नहीं फॉलो कर रहा है, थोड़ी देर चला फिर खत्म हो गया। या तो थर्ड हो सकता है या तो फोर्थ हो सकता है, भाई ए एक्सपोनेंशियल हो और बी जियोमेट्रिक हो। तो को देख लेते हैं, आंसर 4 सही नहीं है, आंसर थर्ड सही है, जो हमारा, हाँ हमारा जो टारगेट था, जो हमने लॉजिक से सॉल्व किया, वो हमारा आंसर करेक्ट हो। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई टफ है, टफ नहीं है, आपको रेगुलर डिस्कशन मोड में जाना होगा, आपको कोई समझाने वाला होगा ये इस वजह से सही है, इस वजह से गलत है, तो आपको वो डेली मोरल बूस्ट होगा, है ना। वो ये चीजें लैकुना होती हैं कि जब आप सेल्फ स्टडी मोड में जाते हो। अब इन्होंने प्लॉट कुछ भी दे दिया, टेम्पोरल आइसोलेशन इन ब्रीडिंग सीजन बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज leads to reproductive isolation given below are breeding season of different species of frog। अभी फ्रॉग में ये सारा हो गया, ठीक है ना, स्पीसीज ए बी सी डी का सारा दे दिया। आप कहते हैं बताओ which of the plot different temporal isolation in breeding season among closely related sympatric species। तो अब आपको डेफिनेशन अगर पता है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। सिम्पैट्रिक में क्या होता है, कोई बैरियर होता है, क्या होता है, सिम्पैट्रिक एलोपैट्रिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप सारे प्लॉट में आप प्लॉट ए एंड सी को देखो, तो ये बैरियर के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है एक तरीके से। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में ये एक्चुअल में जानना क्या चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि सिम्पैट्रिक कौन है और एलोपैट्रिक कौन है। सिम्पैट्रिक मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होने चाहिए। तो ए में भी आपको वो नजर आ रहा है, ये देखो स्पीसीज है, ये साथ साथ है, लेकिन इसमें थोड़ी आइसोलेशन हो गई है, ठीक है ना। और सी प्लॉट में भी आपको देखोगे तो ये साथ साथ रह रहे हैं, बट एक अलग ही आइडेंटिटी लिए हुए हैं। स्पीसीज ये अलग हो गई, ये स्पीसीज अलग है, इसकी मास अलग है, इसकी मास अलग है, फ्यूज नहीं हुई है, ठीक है ना, ये स्पीसीज अलग है। तो इस वजह से ये ज्यादा रिलेटेड है सिंपैथिक स्पीसीज से एज कंपेयर टू बी। तीनों चूंकि दिया नहीं हुआ सही, तो इसमें से ए सी या तो सही होगा या तो ए बी सही होगा। तो ए एंड सी के सही होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, तो गिवन बिलो आर पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ 3 डिफरेंट पॉपुलेशन ए बी एंड सी, डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट। ये 3 है, पॉपुलेशन ए, पॉपुलेशन बी, पॉपुलेशन सी, ठीक है ना। अब ये कहते हैं कि 3 तरह की पॉपुलेशन है मान लो। अब अगर आप पॉपुलेशन ए को देखो तो मेल फीमेल दिखा रहा है, 15 ईयर की एज है, नीचे ऊपर है 65 ईयर्स की एज। तो कह रहे हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है, यानी इनकरेक्ट कौन सा है। अगर पॉपुलेशन पिरामिड के हिसाब से आप रीड करो, मतलब पॉपुलेशन ए में स्लो ग्रोथ है या ज्यादा ग्रोथ रेट है, या सी में ज्यादा बर्थ रेट है ना, या पॉपुलेशन ए को रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन मानोगे, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा। तो बच्चे इसमें ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा गलती करते हैं कि करेक्ट वाला मार्क चले जाता है, उनको लगता है करेक्ट पूछा है। ये ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको ध्यान से पढ़ना है कि पूरा पूछा क्या हुआ है।
और डेफिनेशन बहुत ही क्लियर नहीं चाहिए। जैसे 15 ईयर्स में देखोगे बिल्कुल पॉपुलेशन ए में काफी चौड़ा है, यानी बर्थ काफी हुई, लेकिन 65 वाले में काफी सकरा हो गया, यानी डेथ ज्यादा हो गई। ठीक है ना, डेथ ज्यादा हो गई। पॉपुलेशन बी में देखो बहुत ही सडन डेथ हुई है बीच में। पॉपुलेशन सी में सर्वाइवल ज्यादा है, बच्चे कम है लेकिन सर्वाइवल ज्यादा है। तो अब आपने एनालिसिस करके फिर ऑप्शन पढ़ना है, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने जाओगे तो ऑप्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि भाई पॉपुलेशन ए डायग्राम में ये है, बी ये है, सी ये है, तो अब आप एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो 1, 3, 4 करेक्ट है, केवल 2 रॉन्ग है। क्यों? पॉपुलेशन सी में कह रहा है हैज बर्थ रेट हायर, बर्थ रेट हायर है ही नहीं है, बर्थ तो कम हुई है, उनकी लिविंग एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है ना, सर्वाइवरशिप ज्यादा है, बच्चे कम है थर्ड में, सेकंड में। पॉपुलेशन सी है बर्थ रेट हायर देन इट्स डेथ रेट, डेथ रेट वहां पे नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बच्चे वहां ज्यादा। हाँ, पॉपुलेशन बी में डेथ रेट ज्यादा है, पॉपुलेशन ए में थोड़ा कम है बीच। तो इस तरह के क्वेश्चन मान लो रीफ्रेम कर दें, कंपैरेटिव पूछ दें, तब भी आप आंसर कर लो। अब ये पूरा उन्होंने पूछा है नेशनल पार्क का मैचिंग कराना, मैचिंग क्वेश्चन भी आते हैं काफी, तो इसमें आपको याद होना चाहिए एग्जैक्टली कि कौन सा पेयर कहाँ पे होगा। जैसे इसमें आपका देखो 4th ऑप्शन करेक्ट है, ए का 3rd है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है ना। यानी आसाम में जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, वह है फेरल, सॉरी यहाँ पे फेरल हॉर्स है स्पेशली। ए का 3rd, बी का 1, यानी इंडियन राइनोसोरस कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, सी का 5th तमिलनाडु में नीलगिरी। ठीक, सी का 3rd, डी का 4th नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर एशियाटिक लायन। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं जो कि आपको करने होते हैं, अदरवाइज तो क्वेश्चन एक से एक डिजाइन के मिलेंगे आपको। अब इन्होंने स्पेसिएशन से क्वेश्चन पूछा और इकोलॉजिकल सक्सेशन का मॉडल पूछ दिया है। ठीक है ना, और उसमें पूछा क्या है, इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपको एनालाइज करना है मॉडल एक्स और मॉडल वाई को। तो सक्सेशन का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो तो आप देखो कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो पहले स्पीसीज ये आएगी। ठीक है ना, पहले स्पीसीज कौन सी आएगी, ये फाउंडर स्पीसीज इसको बोलते हैं। ठीक है, फाउंडर स्पीसीज गिव राइज टू बी, है ना, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन एंड देन टर्शियरी सक्सेशन, ये मॉडल है। अब फिर ये फाउंडर स्पीसीज, बी में कोई और स्पीसीज भी आ रही है, सी में भी कोई और स्पीसीज आ रही है, मतलब प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में अदर भी स्पीसीज इंटरवीन कर रही है, और फिर डी में भी ये टर्शियरी सक्सेशन। तो मॉडल सेकंड में क्या हो, मॉडल एक्स रिप्रेजेंट टॉलरेंस मॉडल, वाई रिप्रेजेंट इनहिबिशन मॉडल। तो ये कह रहे हैं कि या तो कौन सा इनकरेक्ट है आपको सर्च करना है, सेकंड इनकरेक्ट है या फर्स्ट इनकरेक्ट है या थर्ड इनकरेक्ट है या फोर्थ इनकरेक्ट है। तो आपको पहले यहीं पे एनालाइज करना होगा। अगर यहाँ पे आप पहुंच गए ये क्या मॉडल कह रहा है, तभी आप यहाँ पे लगा पाओगे। अदरवाइज अगर आपने ब्लाइंडली गेस किया तो ये गलत होना है और आपका निगेटिव मार्क। ठीक है ना, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इनकरेक्ट मॉडल आपको क्या लगता है, गेस करो। नहीं बता सकते इसमें भाई, मतलब क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसका। हाँ, कॉन्सेप्ट बस देखो, अभी आपने एकदम एग्जैक्ट पकड़ा, क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, प्रॉब्लम है कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा हो। ठीक है ना, तो आपने अगर एनालाइज तभी कर पाओगे जब आपका साउंड नॉलेज होगा। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि कह रहा है एक्स रिप्रेजेंट टॉलरेंस मॉडल एंड वाई रिप्रेजेंट इनहिबिशन। अगर वाई इनहिबिशन मॉडल होता तो यहाँ पे देखो और स्पीसीज जुड़ रही है बी में सी में, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। इनहिबिशन मॉडल तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पीसीज ऐड हो रही है और बढ़ रही है।
बाकी सब में ये चीजें नहीं कही गई है। वाई को कहा गया टॉलरेंस और एक्स पर कह रहा है फैसिलिटेशन, ये भी सही है। थर्ड में देखोगे तो इन्होंने कहा कि मॉडल वाई सी कैन आउटपिट कंपीट बी, है ना, सी बी को आउट कंपीट कर सकते हैं, सी के नंबर बढ़ सकते हैं वाई में, जबकि वहां पे स्लो इंक्रीज हो रहा है मॉडल एक्स में, वो भी सही है। एज पर द मॉडल एक्स ए मेक द एनवायरमेंट मोर सुटेबल फॉर बी टू इन्वेस्ट, ठीक है ना, तो वो भी सही है। एक्स में स्लो ग्रोथ हो रही है तो ए बी सी डी का सक्सेशन है तो वो फेवरेबल बनाएगा ही, है ना, वो डेफिनेशन ही है ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से आपको आज आपको पता लग गया अच्छे से कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कॉन्सेप्ट की। तो पूरा कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास में, एक एक चीज और एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं। उसका मैथमेटिकल मॉडल है तो वो भी डिस्कस करते हैं, अगर कोई डेफिनेशन है तो वो डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था तो पिछली बार कर, हाँ, टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर दिया एक एक, है ना, कि पहले टर्मिनोलॉजी से आप रूबरू हो जाओ कि क्या है। फिर जैसे इन्होंने प्लॉट दिया है तो प्लॉट को एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्यों है, क्या है, प्राइड ऑफ इंडिया में स्पीसीज, जैसे अब इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन से है, क्यों है। बायोजियोग्राफी अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा है, जो लास्ट बैच है उसका ऑलमोस्ट ये यूनिट 10 का है तो ये ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। अब इसीलिए नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं कि वो सिलेबस ऑलमोस्ट कवर है। जो बच्चे 30 जून को एग्जाम में अपीयर होंगे तो उनका सिलेबस कंप्लीट है। इवन बच्चों का एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चला है अभी, आपका तो एमएससी फाइनल हो गया होगा। हाँ, काफी बच्चे अब जो एमआईटी यूनिवर्सिटी जो हमारे पास ज्वाइन किए हैं या और ग्राफिक यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हैं, वो बच्चे सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर, तो उन्होंने अभी से स्ट्रेटजी बना ली है। तो उससे उनको फायदा क्या है कि जैसे जेनेटिक्स है उनको पढ़ना है अभी, ठीक है ना, तो उन्होंने एडवांस में पढ़ लिया तो उनके डबल काम हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही साथ में और प्रिपरेशन भी हो रही है। तो हमारा जो कोर्स है ये अभी जो करंट बैच का, वो हम अभी लाइफ टाइम का पूरा दे रहे हैं फ्री, ठीक है ना। तो आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाना है एंड ये परचेज के टाइम पे आपको लाइफ टाइम कर देते हैं, अभी 1 ईयर का ही शो करेगा। तो आपको स्टोर में जाना है ऐप में एंड डेल्टा बैच आपको मिलेगा, वहां पे एनरोल करना है। तो अगर आप ईएमआई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ईएमआई का ऑप्शन है, मतलब हर मंथ आप पे कर सकते हैं। और अगर आप फुल टाइम है सर, कोर्स का क्या चीज है? 15,999 का है, ठीक है ना, ये लाइफ टाइम वैलिड होता है कंप्लीट कोर्स। मतलब लाइव क्लासेस तो आपको चलेगी आपको 1 ईयर तक ऑलमोस्ट, मतलब 2 बार पढ़ सकते हो। फर्स्ट टाइम मान लो बाई चांस नहीं हुआ तो सेकंड टाइम भी लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करो, टेस्ट उसके करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो हाँ, ये खुल गया, ये लक्ष्य बैच, सॉरी डेल्टा बैच खत्म हो गया, ये लक्ष्य बैच है, आप ध्यान से देख लो। और ये है लक्ष्य बैच, इसका मैं आपको लिंक भी शेयर कर दे रहा हूँ, डायरेक्टली आप यहाँ पे जा सकते हो, बिना डाउनलोड किए भी जा सकते हो, देख सकते हो इसका ओवरव्यू कि कितना, जैसे इसका है पूरा डिटेल आ जाएगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट लेवल 3 तक का है इसमें, एनटी स्कोर है, ऑल इंडिया रैंक, नोट्स, मॉक टेस्ट, लाइफ टाइम, ठीक है ना। ये देखो ऑलरेडी यूनिट वाइज बहुत सारे इसमें वीडियोस है, तो जब भी आपको टाइम लगता है तो यू कैन गो अहेड, कि जैसे मान लो छुट्टियां हो गई, विंटर वेकेशन हो गए 10-12 दिन की, है ना, तो आप इस टाइम में आप अपना जो इजी वाले टॉपिक है, जैसे फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है, रिवाइज करनी है, तो उसमें जा सकते हो। टेस्ट है ना, ये टेस्ट आप दे सकते हो। और यहाँ पे कंटेंट है, जब आप करोगे ना, स्टूडेंट्स आप दिखा देते हैं, ये जितने भी स्टूडेंट खरीद रहे हैं, है ना, जितने स्टूडेंट आ रहे हैं सब इसमें आपको दिख जाएंगे, ठीक है ना। कंटेंट में जाओगे तो ये कंटेंट है, ये बाहर तो आपको सारा सिलेबस वगैरह मिल जाएगा, सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएगा 2018 का, 17 का, 19 का,
21 का यूनिट वाइज भी हमने दे रखे हैं, कलेक्शन ऑफ मॉक टेस्ट है ना। और नोट्स इधर थोड़ा बाहर मिल रहा है, फिर अंदर आप जाओगे, एक फोल्डर है, हाँ ये फोल्डर में जाओगे, देन एवरीथिंग इज अरेंज्ड है ना। यूनिट 1 मैथ एप्टीट्यूड का भी आपको मिल रहा है ना, यूनिट 11, 13, 10 सारा मिल रहा है, मिसलेनियस लेक्चर, यूनिट 5 का, यूनिट 3 का, यूनिट 4 का है ना, यूनिट 8 का, मैक्सिमम आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। टेस्ट में जाओगे तो यू कैन अपीयर फॉर द टेस्ट। टेस्ट क्या है, जैसे ये है ना, यहाँ पे देख सकते हैं इकोलॉजी टेस्ट। तो एनी टाइम यू कैन स्टार्ट, मतलब मुझे एक तो होता है बैच में मैं अलॉट करता हूँ कि भाई चलो आज आपका टेस्ट है, इतने आवर्स का है। और ये जो ऐप के थ्रू जो आप जाते हो, तो इसमें आपको फायदे हैं कि आप एनी टाइम यू कैन स्टार्ट। तो ये देख रहे हो, ये लास्ट ईयर की कुछ क्वेश्चन दिए हैं, कुछ अपने डिजाइन क्वेश्चन दिए हैं, किस तरह का होगा है ना, कैसे आप आंसर दोगे। तो ये सारे बेनिफिट है। ऐप इसीलिए डिजाइन किया है कि इसमें जैसे आपको किसी भी टाइम मान लीजिए नहीं चलता है व्हाट्सएप या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप चैट में जाके, यहाँ पे भी ऐप में चैट बॉक्स है, डायरेक्टली आप कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे बच्चे चैट करते ही हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से मैसेज हमारी तरफ से भी जाता है, ठीक है ना। हाँ, ये जो भी पेमेंट करते हो तो फिर आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना, जितना आपने पेमेंट किया है। अच्छा। हाँ, टाइम टेबल वगैरह यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, नए बैच के स्टार्ट हुआ तो ये काफी एडवांस सॉफ्टवेयर है। और ये सब पे चलता है, जैसे ही अभी लैपटॉप पे चला रहा हूँ है ना, मोबाइल में आपको एक डिफरेंट लुक मिलेगा और भी अच्छा व्यू मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे हम, यहाँ पे भी जैसे कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल से ले रहे हैं कहीं पर, तो यहाँ पे जूम का डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन है, आप देख रहे होंगे जूम क्लासेस। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी। तो और भी कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। हाँ, यहाँ लाइव क्लासेस पे, तो जो भी लाइव क्लासेस लेंगे तो ऑटो अपलोड हो जाती है वीडियो। अच्छा हाँ सर, कितने कितने घंटे की क्लास होती है? मतलब सप्ताह में 7 दिन होती है या फिर नहीं, मंडे टू फ्राइडे, क्या है? मंडे टू फ्राइडे अच्छा। 2 दिन आपको फ्री मिलता है कि भाई सैटरडे एटलीस्ट, फ्राइडे की तक चलेगी क्लास, सैटरडे पूरा दिन आप स्टडी कर लो, सैटरडे संडे को फिर हम शाम को क्लास को लेंगे टेस्ट। आपको 2 दिन मिल जाता है पूरा रिवीजन करने के लिए। अच्छा। तो रिवीजन क्या, ये टेस्ट से फायदा होता है कि जैसे लेवल 1 दे दिया आपने टेस्ट, फिर आपने मान लो 98% आ गए, फिर लेवल 2, लेवल 3 है, मतलब काफी टफ होता जाता है लास्ट लेवल तक। तो आपकी प्रिपरेशन बूस्ट होती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, मतलब आपको लग जाता है यार अब कोई भी अगर आ जाए तो वी कैन क्रैक द एग्जाम। क्योंकि क्रैक करने में क्या है, जब आपको सारे आंसर आ रहे हैं फटाफट, सारा लॉजिक लगा ले रहे हो, तो फिर कैसा भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, राइट। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, देखते हैं आपका साइट, मतलब डाउनलोड ऐप। हाँ, ये डाउनलोड कर लो, मैंने लिंक भेज दिया आपको, हाँ ठीक है। हाँ, और या तो प्ले स्टोर पे डायरेक्टली आप जा सकते हो, दिखा भी देता हूँ। प्ले स्टोर पे आता है मेरिट लाइफ साइंसेस, मेरिट लाइफ साइंसेस टाइप करोगे ना, तो ये आपको सीधा मिल जाएगा। ये देखो, मेरिट लाइफ साइंसेस ट्यूटोरियल, ठीक है ना, आपको सीधा मिल जाता है। यहाँ से आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड करके ट्राई करो। पहला टेस्ट हम आपको फ्री दे देंगे, एक टेस्ट आप देख लो, क्लास भी आज आपने देख लिया, एक दो लेक्चर भी देख सकते हो, तो आप पूरी तरीके से श्योर हो जाओ ताकि आपको कोई डाउट न रहे।
है ना, और आपको पर्सनल अटेंशन मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे गर्ल्स होती हैं तो उनका टाइम कुछ अलग हो सकता है, और जो लॉन्ग आवर्स की डिस्कशन है वो इसी टाइम में पाती है, 9 बजे से लेकर 10:30 11 बजे तक। इसमें जल्दी नहीं करते हैं, इसमें आराम से आपके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये है देखो ऐप का, ठीक है ना। काफी डाउनलोड है, आप देख सकते हो यहाँ पे अराउंड 2000 से भी ज्यादा डाउनलोड है। तो काफी तरह के है, जैसे मॉक टेस्ट कई बच्चे देते हैं, सिर्फ कई बच्चे लाइव क्लासेस के साथ हमारा पूरा ही खरीदते हैं। अब समझ लो कि जितने रिपीटर बैच के हैं और दूसरे कोचिंग के, वो सारा मॉक टेस्ट ही लेते हैं। और आपने ऐप में देखा कितने बच्चों ने परचेज किया हुआ है, अच्छे खासे बच्चों ने किया हुआ है। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि वीडियो से ही पढ़ते हैं, लाइव क्लासेस वही पढ़ते हैं जिनको और भी स्ट्रांग अपनी बेसिक्स करनी होती है, जिनको लाइव डिस्कशन चाहिए। तो कई तरह के बेनिफिट है, मतलब टोटली ये नहीं है कि आप हमारे लाइव क्लासेस पे ही डिपेंडेंट हो, आप दोनों अटेंड कर सकते हो। लाइव क्लासेस भी, स्टडी मटेरियल भी, है ना, गूगल क्लास वाला भी स्टडी मटेरियल, ये सारा आपके ऊपर है। किसी तरीके से आपको लैकुना नहीं फील होगी, कोई कमी है कहीं से। जम्मू कश्मीर के बच्चों का नेट कमजोर होता है तो वो ऐप पे खरीदते हैं, तो उनका यूट्यूब पे जैसे यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है वो जाके डायरेक्ट देखते हैं। तो अपने अपने रीजन की, जैसे हिंदी में इंग्लिश में मिक्स वाला डिस्कशन होता है ना। ये देखोगे CSIR मॉक टेस्ट भी है, पूरा फुल कोर्स है लाइफ साइंसेस का। तो आप जाके स्टडी करो एंड देन टेल मी, है ना, कि व्हाट यू वांट, तो वी कैन हेल्प यू। चलो, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।